न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा एक स्कूल में बच्चों को ईमानदारी का सबक सिखाने के लिए बनी खास अलमारी की भी है। वाराणसी में पीएम मोदी को लेकर कैसी दीवानगी है, इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। जहां कार्यक्रम खत्म होते ही उनके बड़े बड़े कटआउट्स को लूटने की होड़ मच गई। उन्हें सुनने दूर दूर से आए लोग उनके आदमकद कटआउट्स को उठाकर जाते दिखे। दरअसल पीएम मोदी संत रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर में उनकी प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे। कार्यक्रम खत्म करके वो जैसे ही यहाँ से रवाना हुए, उनके प्रशंसक वहाँ लगे उनके आदमकद कटआउट्स को ले जाने लगे। क्या आप सोच के इसको ले जा रहे हैं? ये हमारे कलयुग के भगवान हैं। ये जो कार्य कर दिया, अभी तक कोई काम कोई करने वाला तैयार नहीं है, न कोई करेगा। क्या करेंगे इस कटआउट को ले जाकर? हम जैसे भगवान का तस्वीर रखा जाता है उसके साथ इसको रखेंगे, इनका सम्मान करेंगे। नाचते गाते नेताओं की तस्वीर कम ही दिखती है, इसलिए जब ऐसी तस्वीरें दिखती है तो सुर्खियां भी खूब बटोरती हैं। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का ये मस्ती भरा अंदाज भी खूब चर्चा में है। जहां वो मलारना और डूंगर इलाके में कलाकारों के साथ लोक धुन पर जमकर थिरके। वो यहाँ एक गांव में नए पंचायत भवन का उद्घाटन करने पहुंचे थे। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक सरकारी स्कूल में बच्चों ने लगा दी शिक्षकों की क्लास। जब किसी स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षक ऐसी हों तो और उपाय ही क्या बचता है। ले आए इन्हें कैमरे के सामने। तस्वीरें चंद्रपुर के आसापुर गांव के उच्च प्राथमिक स्कूल की है, जहां प्रिंसिपल भी शराबी है और शिक्षक भी। देखिए यहाँ के प्रिंसिपल साहब को। हाल ये है कि ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे, आंखें नहीं खुल रही हैं पूरी तरह से। कैमरा देखकर थोड़ा नशा टूटा, लेकिन खुद पर काबू नहीं है। शिक्षक का हाल भी बहुत अच्छा नहीं है। कैमरा देखकर थोड़ा संभले, फिर दूर चले गए। स्कूल के बच्चों और उनके परिजनों का कहना है कि ये लोग अक्सर स्कूल में नशे में रहते हैं। अभिभावकों ने इन दोनों की शिकायत शिक्षा विभाग में भी की है। अब एक और स्कूल की सुंदर तस्वीर देखिए। ये स्कूल यूपी के बागपत के बड़ौत इलाके में है। चर्चा इस स्कूल की भी हो रही है, जहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ ईमानदारी का पाठ भी पढ़ाया जा रहा है। यहाँ बच्चों के लिए एक अलमारी रखी गई है, ईमानदारी की अलमारी, जिसमें बच्चों की स्कूली जरूरत के सामान रखे गए हैं और उनकी कीमतों की लिस्ट भी लगी है, ताकि बच्चे अपनी जरूरत के सामान लेकर उसके बदले में पैसे वहीं रखे गुल्लक में डाल दें। रोज के नफे नुकसान का हर दिन आकलन भी होता है। सुबह की प्रेयर के बाद पिछले दिन की कमाई और उसके नफे नुकसान के बारे में प्रिंसिपल बच्चों को बताते हैं। ईमानदारी की अलमारी या गणेशाल जी की दुकान हमने इसलिए स्थापित की है कि बहुत कम उम्र से ही बच्चे ऑनेस्टी यानी ईमानदारी की तरफ आगे बढ़ें। उस दुकान पर कोई भी निगरानी, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया गया है और ना ही कोई टीचर, जब बच्चे उससे सामान उठाते हैं छोटा छोटा, ना ही कोई टीचर वहां पर देख रेख के लिए होता है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में एक बाघिन का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें बाघिन अपने बच्चों को लड़ना और हमला करना सिखा रही है। वीडियो में वो कहीं कहीं बच्चों के साथ प्यार से खेलती भी नजर आ रही है। सचिन तेंदुलकर इन दिनों जम्मू कश्मीर में हर एक पल को शिद्दत से जी रहे हैं। उन्होंने पहलगाम में बर्फबारी का लुत्फ उठाया। उन्होंने इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर की हैं। उन्होंने लिखा, हमारा पहला स्नोफॉल पहलगाम में। सचिन तेंदुलकर इन दिनों अपने परिवार के साथ जम्मू कश्मीर में छुट्टियां मना रहे हैं। राजस्थान के जैसलमेर में इन दिनों मरु महोत्सव की रौनक है। 24 तारीख तक चलने वाले इस उत्सव में जहां एक और राजस्थान की लोक संस्कृति के रंग देखने को मिल रहे हैं, वहीं देश भर के लोक कलाकारों ने अपने सुरों से भी समा बांध दिया है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। विदेशों में जॉब करना और अच्छी सैलरी पाना हर किसी की चाहत होती है, लेकिन ये चाहत कभी कभी जिंदगी पर भारी पड़ जाती है। और ये खबर ऐसे ही बुने गए ख्वाबों की कहानी है। हमारे देश के कुछ युवकों को रूस में आर्मी हेल्पर्स की नौकरी ऑफर की गई थी। उनसे कहा गया था कि उन्हें 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी
और उनसे किचन हेल्पर्स या फिर इसी तरह के दूसरे कुछ काम कराए जाएंगे। लेकिन 1 महीना बीतने के बाद उनके पासपोर्ट छीन लिए गए और उन्हें यूक्रेन के खिलाफ रूस की तरफ से लड़ने के लिए मजबूर किया गया। इसलिए ऐसे रैकेट से सावधान रहना है और दूसरों के लिए भी हॉर्न बजाना जरूरी है। हमें एक बाबा ब्लॉक के थ्रू लाया गया और इन लोगों ने हमसे ये बोला था कि तुम्हारी सैलरी 1 से 1.5 लाख रुपए रहेगी और हमें इस बारे में नहीं बताया कि तुम लोग आर्मी में जा रहे हो। मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मैं अभी फ्रंट लाइन से मैं 3 दिन पहले भाग कर आया हूँ। भाई तुम लोगों को कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई यहाँ पर आके तुम लोगों को तोप नहीं चलाने का, फायरिंग नहीं करने का, बॉर्डर पे नहीं खड़े होने का। तो दिमाग में रख के चलो हेल्पर वाला काम है और हर चीज़ की तुम लोग को इधर ट्रेनिंग मिलेगी। ठीक है, ट्रेनिंग तुम लोग को 3 महीने की ट्रेनिंग रहेगी यहाँ पर आने के बाद। आने का जो टाइमिंग है वो भाई पकड़ के चलो 1.5 महीने का टाइमिंग है। 1.5 महीने के अंदर तुम लोग इंशाल्लाह इधर आ जाओ। इसी हसीन सपने और सब्जबाग से ही तो सावधान रहना है। यही सपना और सब्जबाग ही तो युद्ध के मुहाने तक पहुंचा सकता है। अगर यकीन न हो तो भारत से रूस पहुंचे इन युवाओं को पहले सुन लीजिए। मेरा नाम मोहम्मद समीर है, मैं इंडिया से हूँ। बाबा की तरफ से रशिया आया था। ठीक है, बोलो। मेरा नाम हेमिल मांगुकिया है, मैं इंडिया गुजरात से हूँ। बाबा भाई के साथ काम करवाया था। अभी मैं पहुँच गया हूँ रशिया में। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद इलियास, मैं मुंबई से हूँ और मैं रशिया पहुँच चुका हूँ। मैं आज़ाद जम्मू कश्मीर से यहाँ पहुँच चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुफियान है, अल्हम्दुलिल्लाह रशिया पहुँच गया। तो जैसा तुम लोगों ने देखा भाई, तुम लोगों को मालूम होगा मैं इस वक्त हूँ रशिया के अंदर सेंट पीटर्सबर्ग में। जी हाँ, दुबई से ऑपरेट होने वाला बाबा ब्लॉग का यूट्यूब चैनल ऐसे भोले भाले युवकों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में पहले फंसाता है, उसके बाद अच्छी नौकरी का लालच देता है और कहता है कि चिंता नहीं, बस चिल करो भाई। एक सिंपल सी सिचुएशन समझो कि भाई ये कंट्री के अंदर 1000 आर्मी, अभी यहाँ पर मारामारी वॉर वगैरह कुछ नहीं चल रहा है। वो बहुत बॉर्डर के लोग अंदर चले गए, यूक्रेन का भी कुछ हिस्सा लोग ने ले लिया है, तो वहाँ पर अभी आर्मी इनकी वहाँ चले गई। तो सीधी बात है, पीछे इनको चाहिए कि कुछ लोग हो जो ये सारी चीजों को संभाले, चीजों को ध्यान रखे। उनको मैन पावर की जरूरत पड़ रही है, तो ये चीज को कौन हैंडल करेगा? ये चीज को हैंडल करेगी तुम लोग। इसी बाबा ब्लॉगर के झांसे में आकर 12 भारतीय युवक 3-3 लाख रुपए देकर रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच गए। इन्हें हेल्पर की जॉब के लिए बुलाया गया था, लेकिन यूक्रेन से जंग लड़ने के लिए मजबूर किया गया। गुड न्यूज टुडे से रूस पहुंचे एक युवक ने आपबीती बताई। पहले उसकी आपबीती और दर्द को सुन लेना चाहिए। मेरे साथ 2 लोग और थे मैम। एक जो कश्मीर से थे, मोहम्मद अशफान जहूर अहमद नाम है जिनका, और एक हैदराबाद से थे, मोहम्मद अशफान नाम है जिनका जी। वो दोनों भी साथ में थे मेरे। हम लोग चेन्नई एयरपोर्ट में मिले तीनों। फिर उसके बाद 12 नवंबर को हम यहाँ पर रीच हो गए, जो यहाँ की राजधानी है, यहाँ पर हम उतरे। उसके बाद वो भर्ती सेंटर लेकर गए हमें जी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने यहाँ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो उन्होंने साइन कराए, लेकिन वो सारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे वो यहाँ की लोकल लैंग्वेज में थे। हमें कुछ भी समझ में नहीं आता था, ना उन्होंने हमें ट्रांसलेट किया। हमारे जो साथ जो आए थे, जिन्होंने हमारे साइन किए, वो एजेंट्स वगैरह उन्हें सारे साइन वगैरह हमें बताया यहाँ साइन करो, लेकिन उन्होंने हमें कोई ट्रांसलेट नहीं किया। ना उन्होंने हमें बताया कि आप लड़ाई के लिए जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो। खबर है कि इनमें से कम 10 युवाओं को रूसी सैनिक बनाकर यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए झोंक दिया गया है। अब अपनी जान जोखिम में डालकर ये लोग एक ऐसे देश के लिए युद्ध लड़ने के लिए मजबूर हैं जिसके वो नागरिक भी नहीं हैं। इनमें से मोहम्मद सुफियान नाम का ये युवक किसी तरह से यूक्रेन युद्ध के मोर्चे से भागने में कामयाब हो गया और अब वो जो आपबीती सुना रहा है उसे भी सुन लीजिए। हमें एक बाबा ब्लॉक के थ्रू लाया गया और इन लोगों ने हमसे ये बोला था कि तुम्हारी सैलरी 1 से 1.5 लाख रुपए रहेगी और हमें इस बारे में नहीं बताया कि तुम लोग आर्मी में जा रहे हो। मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मैं अभी फ्रंट लाइन से मैं 3 दिन पहले भाग कर आया हूँ। हम जब 13 नवंबर को जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसके बाद इन्होंने हमें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया, फिर वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किया। अभी हम दूसरी देश में हैं,
मैं उसका नाम नहीं ले सकता, उसकी स्टेट पे जिस पे कब्जा किया हुआ है, ठीक है, जिसका नाम डी से स्टार्ट होता है। ध्यान रखें, उनको मैन पावर की जरूरत पड़ती है, ये चीज को हैंडल करेगा। बाबा ब्लॉगर की इस जालसाजी का खुलासा तब हुआ जब यूक्रेन युद्ध के मोर्चे पर जबरदस्ती झोंक दिया गया। एक युवक जख्मी हो गया, जिसमें से 23 जनवरी को एक लड़का जो यूपी का जख्मी हुआ था, वो लड़का जख्मी होने की वजह से उसको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए लाए थे। वो लड़का जब इंटरनेट आया तो वहाँ से वॉइस मैसेज डाल के मेरे से बात किया, और बात करते वक्त वो बताया कि भाई हमारे को धोखे से यूक्रेन बॉर्डर में लाके छोड़ दिए और हमारे को आज जान का खतरा है। हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि हमारे के वास्ते कुछ करो। गुड न्यूज टुडे से बातचीत में सूफियान ने बताया कि पहले इन्हें मॉस्को ले जाया गया और कुछ दिनों बाद इन्हें जबरदस्ती युद्ध में धकेल दिया गया। ये ट्रेनिंग के नाम पे पहले मॉस्को से 20 किलोमीटर दूर पे 10 दिन ट्रेनिंग दिए, फिर मॉस्को से 500 किलोमीटर पे ट्रेनिंग दिए, फिर उसके बाद मॉस्को से 1000 किलोमीटर पे आ गए, वहाँ ट्रेनिंग दिए। जब वो 1000 किलोमीटर पे आए, वहाँ से रशिया यूक्रेन बॉर्डर 20 किलोमीटर है, वहाँ पर से ये लोग बताए कि भाई हमारे को रशिया यूक्रेन और रशिया के बॉर्डर पे लाके छोड़ दिया। हमारे को सुनने में आ रहा है कि कभी भी हमारे को यूक्रेन लेके जा सकते। ये एजेंट को जब भी समझाए तो एजेंट बोले नहीं, आपको नहीं लेके जाएंगे, वहाँ पर आप रशिया में रहोगे, ट्रेनिंग का पार्ट है। ये इसके बाद उनको 1 जनवरी के बाद यूक्रेन लेके गया, जहाँ से 3 जनवरी से वो लोग हमारे कांटेक्ट में नहीं थे और आज तक भी कांटेक्ट में नहीं है। सूफियान के भाई इमरान के मुताबिक ठगी के इस खेल में दुबई के ब्लॉगर की मदद मुंबई में बैठे सूफियान और पूजा करते हैं। यही दोनों भोले भाले युवकों को अपनी जाल में फंसाते हैं और फिर उनसे मोटी रकम वसूल करते हैं। ये लड़के वो बाबा को जो 3-3 लाख रुपए दिए थे, उनके भरोसे पे साइन किए, साइन करके वहाँ पर सबमिट कर दिया। 2 दिन के बाद उनको मिलिट्री का ड्रेस पहनाया गया और उनको ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिए। जब ये लड़के परेशान होकर बाबा से कांटेक्ट किए कि भाई हमारे को मिलिट्री का ड्रेस पहनाया और हमारे को ट्रेनिंग दे रहे हैं, ऐसा तो इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। आपको हेल्पर का ही जॉब है, लेकिन एक ट्रेनिंग का पार्ट रहता है, 3 मंथ्स का ट्रेनिंग रहता है। आप ट्रेनिंग निकाल लो, आपको हेल्पर का जॉब ही रहेगा। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने राज्य और भारत सरकार से पीड़ितों की मदद करने की अपील की है। यकीनन नौजवान चाहता है कि उसको नौकरी मिले, तो इन लोगों को झांसा देकर, धोखा देकर और जंग के मैदान में लाकर छोड़ दिया जा रहा है। ये सिविलियन लोग हैं, ये कभी जिंदगी में ना कभी बंदूक उठाए, ना इनको गोली मालूम, ना इनको इस तरह के माहौल को उन्होंने कभी देखा है। तो ये एक बहुत बड़ा रैकेट है जो हमारे भारत के नौजवानों को एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है उनका, और उम्मीद करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन पर सख्ती से एक्शन लेगी। चौंकाने वाली बात यह है कि अच्छी सैलरी का पैकेज और नौकरी की बेहतर सुविधा के साथ विदेशों में पोस्टिंग का वादा कर युवाओं को बाकायदा भारत सरकार का उपक्रम बताकर नियुक्ति पत्र जारी किया जा रहा है। इंटरव्यू और नियुक्ति पत्र भेजकर ठग बैंक ड्राफ्ट और नकद रुपए की मांग करते हैं और पैसे भेजने के बाद आवेदकों को जब हकीकत की जानकारी होती है तो उनके अरमान टूटे शीशे की तरह बिखर चुके होते हैं। लिहाजा ऐसे ठगों और जालसाजों के झांसे में न आएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। हैदराबाद से अपूर्वा जयचंद्रन, गुड न्यूज टुडे। बाबा ब्लॉक्स के झांसे में आकर अच्छी सैलरी पाने के चक्कर में फंसे भारतीय युवकों की सुरक्षित रिहाई के लिए विदेश मंत्रालय सक्रिय हो गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ट्वीट करके ये जानकारी दी और कहा कि भारतीय नागरिक ऐसे लोगों के झांसे में न आए, क्योंकि रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। ऐसे में किसी गलतफहमी का शिकार बनने से बचे। देखिए उनका ये ट्वीट। हम जानते हैं कि कुछ भारतीय नागरिकों ने रूसी सेना में हेल्पर की जॉब के लिए साइन किया है। भारतीय दूतावास ने उनकी शीघ्र रिहाई के लिए संबंधित रूसी अधिकारियों के साथ इस मामले को उठाया है। हम सभी भारतीय नागरिकों से आग्रह करते हैं कि वे उचित सावधानी बरतें और इस संघर्ष से दूर रहें। वाराणसी की जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी पर बोला तीखा हमला। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। 2 दिन के दौरे पर वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी ने काशी वासियों को करीब 14,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने यहां कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके अलावा पीएम ने बनास काशी संकुल का भी दौरा किया। इससे पहले पीएम मोदी संत रविदास के 647वें जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने संत रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धन में उनकी मूर्ति का अनावरण किया।
पीएम मोदी ने वाराणसी में भव्य रोड शो भी किया, जहां लोगों ने उन पर फूल बरसाए। पीएम ने यहां 2 जनसभाओं को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है, वो मेरी काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है, वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। जमीन पर अवैध कब्जा रोकने के लिए योगी सरकार ने एंटी लैंड माफिया सेल का गठन किया है। इस सेल में तैनात पुलिसकर्मी जमीन कब्जाने वालों को चिन्हित करेंगे, जिसके बाद उन पर कानून के तहत कार्रवाई होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। 2018 में अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया। अब इस मामले में राहुल के खिलाफ निचली कोर्ट में ट्रायल चलेगा। राहुल गांधी ने ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही को रद्द करने के लिए एचसी में याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। चुनाव आयोग 13 मार्च को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। फिलहाल चुनाव आयोग की टीम अलग अलग राज्यों का दौरा कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि राज्यों के दौरों के बाद चुनाव आयोग 13 मार्च को लोकसभा चुनाव का ऐलान कर सकता है। बिहार विधान परिषद की 11 सीटों के लिए 21 मार्च को चुनाव होगा और इसी दिन रिजल्ट का भी ऐलान होगा। इसके लिए 4 मार्च को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 6 मई को नीतीश कुमार, राबड़ी देवी, शाहनवाज हुसैन और संतोष सुमन समेत 11 एमएलसी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। चंडीगढ़ में 52वें रोज फेस्टिवल की शुरुआत हो गई। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने इसका उद्घाटन किया। फूलों का ये उत्सव यहां 3 दिनों तक चलेगा। इस रोज फेस्टिवल में 800 से ज्यादा गुलाबों की वैरायटी देखने को मिलेगी। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। किसान संगठनों और सरकार के बीच अभी भी बात नहीं बन पाई है। किसान संगठनों ने आंदोलन के दौरान एक युवक की मौत के विरोध में आज काला दिवस मनाया। दरअसल बुधवार को प्रदर्शन के दौरान युवक की मौत के लिए किसान संगठनों ने हरियाणा पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है। इसके विरोध में किसानों ने काली पट्टी बांध काला दिवस मनाया और अलग अलग शहरों में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसान संगठनों ने इस मौत के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं खनौरी और शंभू बॉर्डर पर आंदोलनकारियों के हंगामे और पथराव के बाद हरियाणा सरकार ने किसान नेताओं पर एनएसए लगाने का फैसला लिया था, लेकिन किसान संगठनों के तल्ख तेवर के बाद सरकार को इसे वापस लेना पड़ा। फसलों पर एमएसपी की गारंटी और किसान की मौत के बाद भड़के किसान पंजाब के कई शहरों में काली पट्टी बांधकर सड़कों पर उतरे। ये तस्वीरें पंजाब के अमृतसर और फरीदकोट जिले की हैं, जहां किसान संगठनों ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के सामने प्रदर्शन कर किसानों ने सरकार से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं फरीदकोट में पगड़ी पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। किसान नेताओं ने सरकार से दो टूक कहा है कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तो वो आंदोलन को और तेज करने के लिए मजबूर होंगे। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਜੋ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੈਂਕੜੇ ਜੋ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਔਰ ਵਹੀਕਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੱਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਾਲੇ दिवस ਵਜੋਂ ਅੱਜ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਲੇ दिवस ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। इस दौरान हिसार के खेड़ी चौपट्टा में किसानों और पुलिस के बीच तनातनी हो गई। आंदोलनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले बरसाए। वहीं प्रदर्शनकारी किसानों ने पुलिस पर पथराव किया। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा हिसार जिले के खेड़ी चौपटा में कैसे हालात तनावपूर्ण हो चुके हैं। आप देख सकते हैं पुलिस ने शुरू कर दिया है लाठीचार्ज, दूसरी तरफ से पथराव भी हो रहा है। आप देख सकते हैं उधर से खेड़ी चौपटा चौक पर आप देख सकते हैं हालात कितने संवेदनशील हो गए हैं। पथराव हो रहा है पीछे फोर्सेस के ऊपर, पुलिस के ऊपर, और आप देख सकते हैं पुलिस की भी हैवी डिप्लॉयमेंट है, पर गांव वालों में नाराजगी है। हजारों ट्रॉली और ट्रैक्टरों के साथ यहाँ आज किसान इकट्ठे हुए थे। अलग अलग किसान संगठन हो, खाप पंचायतें हो, यहाँ इकट्ठी हुई थी। उसी बीच पुलिस ने भी यहाँ हैवी डिप्लॉयमेंट कर रखी थी। किसान संगठनों ने 2 और बड़े प्रदर्शनों का ऐलान किया है।
इसके तहत 26 फरवरी को दिल्ली जाने वाले रास्तों पर ट्रैक्टर मार्च और 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली करने की घोषणा की। 26 फरवरी को पूरे देश के जो ट्रैक्टर हैं वे ट्रैक्टर लेके अपने हाईवे पे जाए, अपना जिला अपना ट्रैक्टर, जो भी नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे वहाँ पे हो उस पे जाए, ट्रैक्टर को खड़ा करे, दिल्ली की तरफ उसका मुंह खड़ा करे। उससे ये रहेगा कि हमारा रोष है और ट्रैक्टर लेकर भी हम जा सकते हैं, ये हमारा प्रदर्शन रहेगा। दूसरा 14 मार्च को भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, कोर्ट ये कह रहे हैं कि जी बगैर ट्रैक्टर के आप चले जाओ, तो हम 14 मार्च को बिना ट्रैक्टर के दिल्ली में जाएंगे, अपनी मीटिंग करेंगे। किसान नेताओं का तो ये भी कहना है कि नरेंद्र मोदी ने 2014 के चुनावों में खुद एमएसपी का वादा किया था, तो उन्हें अपने वादे को निभाना चाहिए। आप उसमें नहीं, हमारी एक भी बात मत मानिए, लेकिन अपने वादे आपने जो करे थे कि भाई एमएसपी पे गारंटी कानून होना चाहिए, 2011 में उनका वादा है। जब वो कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने उस समय प्रधानमंत्री माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी लिखी थी। उनका वादा है हजारीबाग की चुनावी सभा में 2014 के चुनाव से पहले कि अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो C2 + 50% के अनुसार फसलों का भाव दूंगा। उनका वादा है कि देश में एक देश एक कानून होना चाहिए। तो 2013 वाला भूमि अधिग्रहण कानून क्यों बदल दिया गया किसानों की जमीन लूटने के लिए? किसान नेताओं का आरोप है कि केंद्र सरकार उनके आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रही है और किसान नेताओं से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट को जानबूझकर बंद कराया जा रहा है। आपको मालूम होगा एक्स ट्वीट को मोदी सरकार ने हुक्म दिया भी जितनी भी पोस्टें हैं किसान आंदोलन की वो डिलीट कर ली जाए। बेशक उन्होंने कहा भी हम इंटरनेशनल लेवल पे नहीं करेंगे, देश लेवल पे जितनी भी हमारी पोस्टें थी वो डिलीट करवा दी गई हैं। दूसरा, लगभग 175 के ज्यादा जो सोशल मीडिया अकाउंट थे वो बंद करवाए गए हैं। एक तरफ किसान आंदोलन कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर एमएसपी पर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने केंद्र सरकार से एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग कर दी है। एमएसपी के ऊपर कानून बनाया जाएगा। 2021 का 2024 हो गया और वो कानून नहीं बनाया गया। सिर्फ पंजाब के नहीं पूरे मुल्क के किसान उत्तेजित हैं और इसलिए हमने ये मांग की है कि एमएसपी एक पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया जाए, विशेष सत्र संसद का बुलाया जाए और एमएसपी का कानून तुरंत पास किया जाए। इस बीच हरियाणा सरकार ने अंबाला में कुछ प्रदर्शनकारी किसान नेताओं पर एनएसए लगाने का आदेश दिया था, लेकिन किसानों के तर्क तेवर के बाद इस आदेश के जारी होने के 12 घंटे के भीतर ही इसे वापस ले लिया गया। पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर किसान अब भी जमे हुए हैं, जबकि खनौरी और शंभू बॉर्डर पर फिलहाल ये कारवां थमा हुआ है, लेकिन किसानों का ये कारवां कभी भी दिल्ली कूच का ऐलान कर सकता है। खनौरी बॉर्डर से अनमोल बाली के साथ चंडीगढ़ से मंजीत सहगल, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और उसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को शेयर बाजार में मामूली गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 15 अंक गिरकर 73,143 पर बंद हुआ। इसके साथ ही निफ्टी में भी महज 5 अंकों की गिरावट रही और निफ्टी फिसलकर 22,213 पर बंद हुआ। हालांकि कारोबार के दौरान निफ्टी ने 22,297 का ऑल टाइम हाई बनाया। दिल्ली सराफा बाजार में सोना चांदी सस्ता हुआ है। सोने का दाम 80 रुपए गिर गया। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 62,720 रुपए हो गई। वहीं चांदी भी 700 रुपए सस्ती हो गई और दिल्ली में अब 1 किलो चांदी की कीमत 74,500 रुपए हो गई। बायजूस के इन्वेस्टर्स ग्रुप ने कंपनी के मैनेजमेंट के खिलाफ हैरेसमेंट और मिसमैनेजमेंट का केस दर्ज कराया है। बायजूस इन्वेस्टर्स ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी में शिकायत दर्ज कराते हुए कंपनी के फाउंडर और सीईओ बायजू रविंद्रन को अयोग्य घोषित कर नया बोर्ड नियुक्त करने की मांग की है। हालांकि बायजूस ने किसी भी तरह की शिकायत से इनकार किया है। महिंद्रा की सबसे पॉपुलर एसयूवी स्कॉर्पियो एन का नया वेरिएंट Z6 और Z8 1 मार्च से बिक्री के लिए डीलरशिप पर उपलब्ध होगा। Z8 सिलेक्ट को पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ पेश किया गया है। इसकी शुरुआती कीमत 16.99 लाख रुपए है। फिलहाल स्कॉर्पियो के इस नए मॉडल की बुकिंग शुरू हो गई है।
न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों से जुड़ी एक जरूरी खबर की। पढ़ाई के दौरान अगर शोर हो तो इससे परीक्षा की तैयारी करना मुश्किल हो जाता है। इसी परेशानी को देखते हुए यूपी पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे बोर्ड परीक्षा दे रहे लाखों विद्यार्थियों का ध्यान रखते हुए ध्वनि प्रदूषण न करें। यूपी पुलिस के मुताबिक इमरजेंसी सर्विस 112 पर 75 दिनों में 6,500 से ज्यादा लाउड म्यूजिक यानी कि तेज आवाज में संगीत बजाने की शिकायतें मिली हैं। इनमें सबसे ज्यादा 739 कॉल लखनऊ से मिली है, फिर 734 कॉल के साथ नोएडा दूसरे नंबर पर है और 590 कॉल गाजियाबाद से मिली है। इसके बाद चौथे नंबर पर कानपुर में 376 कॉल और 5वें नंबर पर वाराणसी में यूपी पुलिस को 112 पर लाउड म्यूजिक की 331 शिकायतें मिली हैं। यूपी पुलिस ने बड़े शहरों से मिले इन आंकड़ों को जारी कर लोगों से अपील की है कि वे बोर्ड परीक्षा दे रहे स्टूडेंट्स का ध्यान रखते हुए शोर न करें। बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए लखनऊ में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे बजाने पर पाबंदी लगा दी गई है। यूपी पुलिस के मुताबिक बड़े शहरों के मुकाबले छोटे शहरों में शांति ज्यादा है। जैसे श्रावस्ती से लाउड म्यूजिक की सिर्फ 3 शिकायतें मिली, जबकि औरैया से 10 कॉल आई। पुलिस के मुताबिक अगर लोग तय सीमा से ज्यादा शोर से परेशान हैं तो वे इमरजेंसी सर्विस 112 पर कॉल कर सकते हैं, जिसके बाद पुलिस उचित कार्रवाई करेगी। पुलिस की ओर से कहा गया है कि खासतौर पर बोर्ड एग्जाम के दौरान पुलिस ऐसी शिकायतों पर तेजी से एक्शन ले रही है। यूपी पुलिस की 112 इमरजेंसी सर्विस पर पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100, फायर ब्रिगेड नंबर 101 और एम्बुलेंस सर्विस नंबर 102 तीनों सेवाएं 24 घंटे एक ही जगह पर मिलती हैं। पूरे राज्य में कुल 4,800 पुलिस रिस्पांस व्हीकल्स हैं, जिनमें 3,200 4 व्हीलर्स और 1,600 2 व्हीलर्स हैं। यूपी की इमरजेंसी सर्विस 112 की फ्लीट में 316 पुलिस रिस्पांस व्हीकल्स पर महिलाएं तैनात रहती हैं। अभी यूपी की इमरजेंसी सर्विस 112 में 31,200 कर्मचारी हैं, जो कि पुलिस रिस्पांस व्हीकल पर तैनात रहते हैं। बोर्ड परीक्षाओं में शोर शराबे से होने वाली परेशानी और सरकार की ओर से लिए जा रहे एक्शन को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। हाँ जी, हम लोग भी बहुत परेशान थे। बेसिकली मेरा बेटा है, वो भी स्कूल में ही पढ़ता है नोएडा में, और हम लोग बहुत परेशान थे लाउड म्यूजिक की वजह से। मतलब रात में घर में बैठना मुश्किल हो जाता था, इतनी तेज आवाज़ों पे म्यूजिक बजता था, प्लस लाउड स्पीकरों पे भी कोई बैन नहीं था। हम कमरे में होते थे अपने बेडरूम में, और बाहर सड़कों से इतना लाउड म्यूजिक, मार्केट से इतना लाउड म्यूजिक। तो जो यूपी गवर्नमेंट का जो डिसीजन आया है, इसकी ये काबिल तारीफ है और इसकी हम बहुत सराहना करते हैं। हमने भी कंप्लेंट डाली थी, हमने रिक्वेस्ट किया था, और हम इससे बहुत खुश हैं कि हमारी सुनवाई हुई है, हमारी दिक्कतों को समझा है सरकार ने और इसके ऊपर एक्शन लिया है। हमारी जब ऑनलाइन क्लास होती है तो फिर मेरे को आवाज ही नहीं आती है मैम की। अच्छा, पढ़ाई में बहुत दिक्कत होती है। हाँ, गवर्नमेंट का काफी अच्छा फैसला है, और हमारे बच्चे तो भी छोटे हैं, लेकिन हमारे भाई के बच्चे पढ़ते हैं, जिनको काफी डिस्टर्ब होता है, जब म्यूजिक वगैरह बजता है उससे वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन अगर ये फैसला गवर्नमेंट ने लिया तो काफी अच्छा फैसला है। मुझे अब लगता है कि अब अगर जो गवर्नमेंट ने फैसला लिया है तो लोग कंप्लेन करेंगे तो एक्शन जरूर होगा। जीमेल को टक्कर देने के लिए एलन मस्क लाने वाले हैं एक्समेल। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए चले डिजिटल का लिए। Xiaomi ने अपना नया स्मार्टफोन Xiaomi 14 Ultra लॉन्च कर दिया। हालांकि ये नया हैंडसेट अभी चीन में लॉन्च हुआ है, लेकिन जल्द ही इसे भारत में भी पेश किया जाएगा। कंपनी का दावा है कि नया स्मार्टफोन कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन है, जो ऑप्टिकल लेंस के साथ आता है। Xiaomi 14 Ultra की शुरुआती कीमत करीब 90,000 रुपए रखी गई है। टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क जल्द ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाने की तैयारी कर रहे हैं जो गूगल के जीमेल की तरह काम करेगा, और इसका नाम एक्समेल होगा, क्योंकि इस बात की पुष्टि खुद मस्क ने की है। एक यूजर ने एक्स पोस्ट में पूछा कि एक्समेल कब आएगा, तो मस्क ने इसका रिप्लाई देते हुए लिखा, एक्समेल जल्द ही लॉन्च होगा। मेटा ने इंस्टाग्राम यूजर्स के लिए क्रिएटर मार्केट प्लेस सर्विस रोल आउट कर दिया है, जिसमें ब्रांड्स को क्रिएटर्स के साथ पार्टनरशिप के लिए प्लेटफॉर्म मिलेगा। इंस्टाग्राम क्रिएटर मार्केट प्लेस फीचर्स की मदद से कंटेंट क्रिएटर्स ब्रांड के साथ आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे। इससे न सिर्फ क्रिएटर्स को ब्रांड प्रमोशन में आसानी होगी, बल्कि ब्रांड को भी वैल्यू के मुताबिक आसानी से क्रिएटर्स मिल पाएंगे।
रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। अहमदाबाद में पार्किंग सिस्टम को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए नगर निगम ने स्मार्ट पार्किंग की सुविधा शुरू की है, जिसमें QR कोड स्कैन करके गाड़ी पार्क की जा सकेगी। हालांकि फिलहाल ये एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया है, लेकिन अगर ये सफल होता है तो जल्दी ही इसे शहर में करीब 50 जगहों पर शुरू किया जाएगा। बस QR कोड स्कैन कीजिए और अपनी गाड़ी पार्क कीजिए। पहले 4 मिनट के लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन इससे ज्यादा देर रुके तो रेट मीटर चालू हो जाएगा, यानी आपको फिर पैसे देने पड़ेंगे, उतने जितने नगर निगम द्वारा तय किए गए हैं। ये सिस्टम अच्छा है ना? पार्किंग के लिए चिक नहीं करनी पड़ेगी, सब कुछ आपकी आंखों के सामने होगा। ये स्मार्ट पार्किंग की सुविधा दे रहा है अहमदाबाद नगर निगम। अहमदाबाद में बढ़ती पार्किंग की समस्या को सुलझाने के लिए पहली बार यहाँ सिंधु भवन रोड पर गोटिला गार्डन के पास देश का पहला स्मार्ट पार्किंग पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। अभी हमने जो प्रोजेक्ट शुरू किया है वो सिंधु भवन रोड में 5 पायलट स्लॉट वगैरह डिसाइड करके वहाँ रखा है। लोग को अभी यूज कर रहे हैं पायलट बेसिस में, आई थिंक मुफ्त में हम लोग कर रहे हैं। उसमें QR कोड बेसिस लॉक सिस्टम, अनलॉक सिस्टम है। इसको सिस्टम जो सक्सेस होगा उसके हिसाब से हमने जो स्केल अप करने के लिए प्लानिंग करके रखा है, तो उसके हिसाब से हम लोग 50 स्पॉट में कर लेंगे। मिनिमम समय अराउंड 1000 एक गाड़ी के लिए प्रोविजन कर लेंगे। अब ये काम कैसे करता है इसे भी समझिए। इसमें चालाकी की कोई गुंजाइश नहीं है, सब कुछ आपकी आंखों के सामने होगा, क्योंकि QR कोड आप ही स्कैन करेंगे और इसके साथ ही सिस्टम अपना काम करना शुरू कर देगा। अहमदाबाद में बढ़ती ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या को देखते हुए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से एक विशेष पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इस पार्किंग के तहत जो सेंसर यहाँ पे दिए गए हैं, उसी सेंसर के हिसाब से जब भी कोई अपनी गाड़ी लेने आएगा, मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे सेंसर से गाड़ी का चार्ज भी पे करने की। आप अपने कैमरा में जाकर जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अनलॉक कार का ऑप्शन आएगा। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट होने की वजह से कोई शुल्क जो है वो नहीं लिया जा रहा है। जैसे ही अनलॉक कार पे आप क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि जो ये रेड वाली फ्लैप है जो कि खड़ी हो चुकी है और यहाँ से आपको कार आगे की तरफ जाने नहीं देगी। इस प्रकार से ये फ्लैप खड़ी हुई है। जैसे ही अनलॉक किया गया, मोबाइल के माध्यम से QR कोड स्कैन करके जो रेड फ्लैप है वो नीचे की तरफ गिर चुकी है। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत फिलहाल यहाँ 5 कारें पार्क की जा सकती हैं, लेकिन अगर ये प्रयोग सफल रहा तो जल्द ही यहाँ 50 जगहों पर 10-10 कारों की क्षमता वाली स्मार्ट पार्किंग व्यवस्था शुरू की जाएगी। इस प्रोजेक्ट के लिए अहमदाबाद नगर निगम ने 5 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया है। अतुल तिवारी, अहमदाबाद, गुड न्यूज टुडे। सिंगापुर के आसमान में भारतीय वायुसेना ने अपने शानदार प्रदर्शन से जीता दर्शकों का दिल। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। सिंगापुर एयर शो में भारतीय एयरफोर्स ने अपना दमखम दिखाया। इस एयर शो में इंडियन एयरफोर्स की सारंग एरोबेटिक टीम ने आसमान में हैरत अंगेज करतब दिखाए और दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। 25 फरवरी तक चलने वाले इस एयर शो में 50 से अधिक देशों की 1000 से अधिक रक्षक क्षेत्र की कंपनियां भाग ले रही हैं। भारत के बाद अमेरिका चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। अमेरिका की निजी कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स ने अपना स्पेस क्राफ्ट चंद्रमा के साउथ पोल पर उतारा है। इसे 15 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया था। हालांकि इससे पहले 23 अगस्त 2023 को भारत के चंद्रयान 3 की साउथ पोल पर सफल लैंडिंग हो चुकी है। विमेंस प्रीमियर लीग की ओपनिंग सेरेमनी में दिखा शाहरुख खान समेत बॉलीवुड के कई सितारों का जलवा। खेल जगत से जुड़ी और खबरों को जानने के लिए आइए लिए चले खेल चक्कर। भारत और इंग्लैंड के बीच रांची में चौथा टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है। पहले दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 7 विकेट के नुकसान पर 302 रन बना लिए। इंग्लैंड की ओर से जो रूट ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शानदार शतक लगाया, तो वहीं इस मुकाबले में अश्विन ने इंग्लैंड के खिलाफ अपना 100वां विकेट भी पूरा कर लिया। रांची टेस्ट में भारत की ओर से आकाशदीप ने अपना डेब्यू किया। टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने उन्हें डेब्यू कैप दी। अपने पहले मुकाबले में ही आकाश ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट झटके। मोहम्मद सिराज ने भी पहले दिन का खेल खत्म होने तक 2 विकेट अपने नाम कर लिए।
बेंगलुरु में विमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL के दूसरे सीजन का आगाज हो गया। ओपनिंग सेरेमनी में शाहरुख खान, शाहिद कपूर, टाइगर श्रॉफ, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने परफॉर्म किया। टूर्नामेंट के सभी शुरुआती मुकाबले बेंगलुरु में खेले जाएंगे, जबकि 17 मार्च को दिल्ली में फाइनल मुकाबला होगा। ऑकलैंड में खेले गए दूसरे T20I मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 72 रनों से शिकस्त दी है। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की T20I सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड को 175 रन का टारगेट दिया। जवाब में कीवी टीम 17 ओवर में 102 रन पर ही ऑल आउट हो गई। इसी के साथ न्यूज पॉप में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।